नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत में जो है आधुनिक मनोविज्ञान का कैसे उत्पत्ति हुआ, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे साथियों। और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पूरे आधुनिक मनोविज्ञान में कुछ रोचक घटनाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मनोविज्ञान में भारत के अंदर कौन कौन सी रोचक घटनाएं घटी हैं, किस तरह से मनोविज्ञान का डेवलपमेंट हुआ है। ये सभी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं और ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जानकारी प्राप्त करना, अगर आप मनोविज्ञान के फील्ड में रुचि रखते हैं। यहाँ पे साथियों सबसे पहला जो है यहाँ पे पॉइंट अगर आप देखें तो 1879 में विल्हेम वुंट ने जर्मनी के अंदर लिपजिंग के अंदर जो है प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्टैब्लिश किया था। जर्मनी जर्मनी में लिपजिंग विश्वविद्यालय है और वहां पे विल्हेम वुंट ने 1879 में पहली बार लेबोरेटरी को स्टैब्लिश किया और मनोविज्ञान में प्रयोग का प्रारंभ हुआ। और एक तरीके से विल्हेम वुंट जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक भी माने जाते हैं। अगला पॉइंट है 1890, विलियम जेम्स विलियम जेम्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। विलियम जेम्स को अमेरिका के अंदर मनोविज्ञान के जनक के तौर पर जाना जाता है। विलियम जेम्स अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने जो है 1890 में प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी मतलब पहली मनोविज्ञान की पुस्तक के बारे में, अगर कभी भी सवाल पूछा जाए कि पहली मनोविज्ञान की पुस्तक को कौन लिखा, तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी बाय विलियम जेम्स। अगला पॉइंट है यहाँ पे 1895 मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्राकार्यवाद की स्थापना हुई। प्राकार्यवाद को इंग्लिश में फंक्शनलिज्म कहते हैं। और विलियम जेम्स, जो अभी अभी आपने यहाँ पे देखा, विलियम जेम्स, जॉन डेवी, इन लोगों ने मिल करके अमेरिका के अंदर फंक्शनलिज्म या प्राकार्यवाद की स्थापना भी की। प्राकार्यवाद में इन्होंने ये बताया कि माइंड जो है वो फंक्शन करता है, एडेप्टेशन करता है। और ये जो फंक्शनिंग होती है माइंड की, वो अपने वातावरण में किस तरह से एडजस्ट करेगा, किस तरह से वातावरण के अनुकूल चलेगा, यह फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने बहुत ही डिटेल में बताया। अगला पॉइंट है 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवाद को विकसित किया। मनोविश्लेषणवाद को साइको एनालिटिक्स कहते हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। और मनोविश्लेषणवाद में यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की। सिगमंड फ्रायड ने पर्सनैलिटी के 3 पार्ट बताए, ईड, ईगो और सुपर ईगो, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी बताया। और सिगमंड फ्रायड ने माइंड को जो है बर्फ के टुकड़े से तुलना की। जिस प्रकार समुद्र के अंदर बर्फ का टुकड़ा तैरता है, थोड़ा सा हिस्सा ऊपर उठता है, दिखाई देता है, और बाकी 90% हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। सिगमंड फ्रायड ने बताया हमारा मन भी ऐसे ही होता है, जो 90% तो बहुत ज़्यादा अचेतन मन में होता है, लेकिन 10% सिर्फ चेतन मन होता है। आगे 1904 इवान पेट्रोविच पावलोव, रशियन साइकोलॉजिस्ट, जिनको रूसी मनोवैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है, और इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला। और नोबेल प्राइज जो है पावलोव को मिला साइकोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि बायोलॉजी के लिए मिला। पावलोव जो है एक बायोलॉजिस्ट थे और डाइजेशन के ऊपर काम कर रहे थे। इसके लिए 1904 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला। और फिर इसके बाद पावलोव ने कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया, जिसमें कुत्ते को जो है भोजन देते हैं और कुछ दिनों के बाद जो है भोजन देने के पहले घंटी बजाते हैं, और फिर कुत्ता जो है घंटी की आवाज पे अनुक्रिया करने लगता है। घंटी और भोजन में एक कंडीशनिंग होती है, एक संबंध होता है जो उसके अनुक्रिया को कंडीशन करता है, उसके अनुक्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। मतलब भोजन, घंटी और अनुक्रिया तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं। और जैसे कि हमारे स्कूल में घंटी बजती थी और घंटी की आवाज़ सुनते ही हम बैग लेके भागना शुरू करते थे, यह भी एक तरह से कंडीशनिंग का सिद्धांत है। घंटी की आवाज़ का मतलब छुट्टी होता है। मतलब हम अपने वातावरण में ऐसे बहुत सारे उद्दीपकों के साथ अपने रिएक्शन को, अपने रिस्पॉन्सेस को एसोसिएट कर देते हैं। अगला पॉइंट है 1905 में जो है अल्फ्रेड बिने साइमन ने जो है बुद्धि का परीक्षण किया। पहली बार बुद्धि का वैज्ञानिक परीक्षण किसने किया, तो आपका आंसर होगा अल्फ्रेड बिने और साइमन बिने, जो फ्रांसीसी साइकोलॉजिस्ट थे। और फ्रांस की सरकार ने यहाँ पे कितना पहले जो है बुद्धि के ऊपर काम कर दिया था, आप देख सकते हैं। 1905 में अल्फ्रेड बिने ने जो है सर्वप्रथम बुद्धि का परीक्षण किया था। 1912 में जर्मनी में गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। गेस्टाल्ट का मतलब होता है हमारा किसी भी वस्तु को देखने का जो प्रत्यक्षीकरण का नजरिया होता है, वह संपूर्णता के साथ होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं
और कोई बिल्डिंग दिखाई देती है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उस पूरी बिल्डिंग का एक नक्शा, एक पूरी बिल्डिंग हमारे माइंड में जो है चली जाती है। उसके बाद हम ध्यान से देखते हैं तो बिल्डिंग में दरवाजे देखते हैं, उसमें खिड़कियां देखते हैं, उसकी ऊंचाई ध्यान से देखते हैं, कितने फ्लोर है वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले हमें वो पूरी बिल्डिंग एक साथ दिमाग में चली जाती है। ये गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। सवाल पूछा जाता है भारत के अंदर पहला जो है डिपार्टमेंट साइकोलॉजी का कहाँ खुला। मनोविज्ञान के छात्रों के लिए, जो मनोविज्ञान से ताल्लुकात रखते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मनोविज्ञान का प्रथम पहला विभाग जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय में खुला। 1922 में मनोविज्ञान को इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया। मतलब यहाँ पे मनोविज्ञान को जो है एसोसिएशन का दर्जा मिला, मनोविज्ञान को कांग्रेस साइंस एसोसिएशन में शामिल किया गया। 1924 में भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना हुई। मतलब इंडिया के अंदर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी बना। इसके बाद 1924 में जॉन बी वॉटसन ने व्यवहारवाद की पुस्तक लिखी, और व्यवहारवाद मतलब बिहेवियरिज्म की नींव पड़ी। बिहेवियरिज्म का मतलब होता है उद्दीपक और अनुक्रिया जो है ये किस तरह से वातावरण में फंक्शन करते हैं, इसको हम व्यवहारवाद में पढ़ते हैं। हमारा जो बिहेवियर होता है उसके पीछे क्या कारण होता है। उद्दीपक जो होता है, वातावरण में स्टिमुलस जो होता है, वो हमारे रिस्पॉन्सेज के लिए जिम्मेदार माना जाता है। इसके बाद एन एन सेन गुप्ता एवं राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी, लंदन एलन और अनविन में आपको ये मेंशन्ड है। 1928 में एन एन सेन गुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने पहली पुस्तक मनोविज्ञान के ऊपर लिखी, सोशल साइकोलॉजी के ऊपर लिखी। इसके बाद 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया में मनोवैज्ञानिक शोध और खंड की स्थापना हुई। मनोविज्ञान का फील्ड बहुत वास्ट है, और 1949 में आप देख रहे हैं डिफेंस के अंदर, मिलिट्री के अंदर भी यहाँ पे जो है इसके ऊपर रिसर्च शुरू हो गया। मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी किए जाते हैं। जैसे अमेरिका के अंदर आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, आपने देखा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ऐसे इंडिया के अंदर भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक शोध की स्थापना के लिए जो है खंड की स्थापना हो गई। 1951 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी केंद्रित चिकित्सा को दिया। काउंसलिंग और गाइडेंस में आप लोग पढ़ेंगे, हम आप लोगों को काउंसलिंग और गाइडेंस भी देंगे, तो वहाँ पे रोजर्स का जो है रोगी केंद्रित चिकित्सा की पद्धति भी हम अपनाएंगे, आपको बताएंगे कि रोगी केंद्रित या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी क्या होती है। 1953 में बीएफ स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित किया, और व्यवहारवाद मनोविज्ञान के एक प्रमुख उपागम के रूप में जाना जाता है। 1954 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान शाला की स्थापना हुई। साइकोलॉजी ब्यूरो जो है इलाहाबाद में है भारत में, 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, जो एजुकेशनल काउंसलिंग और गाइडेंस के फील्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1955 1955 बेंगलोर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जिसको निमहांस के नाम से जानते हैं, ये इस्टेब्लिश हुआ 1955 में, जो बहुत ही फेमस है। जो लोग मेंटल हेल्थ की पढ़ाई करते हैं, साइकेट्रिस्ट बनने जाते हैं, साइकेट्री के फील्ड में काम करते हैं, आप लोग जो है यहाँ पे जा करके पढ़ाई करते हैं। और आपको मैं अगली कुछ सेशन में लाऊंगा, मेंटल हेल्थ क्या होता है, साइकेट्री क्या होता है, काउंसलिंग क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है। मैं क्योंकि इसके ऊपर भी काम कर रहा हूँ, तो आपको जो है ये सारी डिटेल्स जो है हम यहाँ पे लेके आएंगे, और आप कमेंट बॉक्स में भी मुझे लिखते रहिएगा कोई भी जानकारी चाहिए तो। 1962 में रांची में हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस की स्थापना की। रांची जो है झारखंड में है, वहाँ पे जो है स्थापना की गई। मेंटल डिजीजेस जो है हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीजेस, बहुत सारी मेंटल डिजीजेस होती हैं, उसके लिए स्थापना की। 1973 में जो है कोनराड लॉरेंज तथा निको टिम्बर्गन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता की अंतर्निर्मित शैली, जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है, के लिए नोबेल प्राइज मिला गया था। मतलब जानवरों के व्यवहार के ऊपर जो है अध्ययन के लिए नोबेल प्राइज 1973 में मिला। 1978 में निर्णयन पे किए गए कार्य लिए हर्बर्ट साइमन को नोबेल प्राइज मिला। डिसीजन मेकिंग जो होता है, ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है। लाइफ स्किल्स में आप लोग पढ़ते हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व की क्षमता, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर भी आप लोग पढ़ते हैं।
1981 में डेविड ह्यूबल एवं यहाँ पे टॉर्स्टेन वाइजेल को मस्तिष्क के दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए नोबेल प्राइज मिला। ब्रेन के अंदर जो है दृष्टि कोशिकाएं जो होती हैं, यह साइकोलॉजी में भी हम लोग पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी, मेडिकल साइंसेज में भी पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी। मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, किस तरह से हम विजुअल परसेप्शन करते हैं, अपने वातावरण से हम सूचनाओं को ब्रेन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है इनको नोबेल प्राइज मिला। 1981 में रोजर स्पेरी को मस्तिष्क विच्छेदन अनुसंधान के लिए पुरस्कार मिला। जो ब्रेन जो डिसेक्शन होता है उसके लिए नोबेल प्राइज मिला। ब्रेन को जो है मेडिकल साइंसेज में भी पढ़ते हैं और साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं। 1989 में नेशनल अकादमी फॉर साइकोलॉजी NAOP इंडिया की स्थापना की गई और 1997 में गुड़गांव हरियाणा में ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC की स्थापना की गई और 2002 में अनिश्चितता में मानव निर्णय के अनुसंधान पर डेनियल काहनमैन को नोबेल प्राइज मिला और 2005 में आर्थिक व्यवहार में सहयोग एवं द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के प्रयोग के लिए थॉमस शेलिंग को जो है नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। तो इस तरह से साथियों आप लोगों ने आधुनिक मनोविज्ञान के विकास में भारत में क्या विकास हुआ और दुनिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हुई, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ, इसके बारे में सीखा। लगातार इस तरह से मनोविज्ञान में कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में हम लेकर के यहाँ पे सेशन आते रहेंगे साथियों। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगा तो वीडियो को जो है और भी फ्रेंड्स को पहुंचाइएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बेनिफिट मिल सके। आई थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।